ये 3 नंबर था, मेटल रिएक्ट विथ एसिड। चौथा दे रखा मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अनदर मेटल्स, सॉल्यूशन ऑफ अनदर मेटल, यानी एक मेटल का रिएक्शन चौथा नंबर करने जा रही है। ये तीसरा हो गया। ये चौथा दे रखा रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अनदर मेटल, दूसरे मेटल का सॉल्यूशन से इसका रिएक्शन देखते हैं। कितनी बात सुन में, यहां पे क्या बताया कि एक सॉल्यूशन है, मान लो दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए है एंड सॉल्यूशन बी है, दोनों मेटल का बना हुआ। सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, ए एंड बी दो मेटल है, इनका सॉल्यूशन लिया गया। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी मेटल हो, अगर हम लोग मान लो सॉल्यूशन ए लेते हैं, बी लेते हैं, कोई भी लेते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, मेटल ए को डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूशन ऑफ बी, सॉल्यूशन ऑफ बी मेटल। ठीक है, मेटल ए को, जैसे मान लो एक सॉल्यूशन है मेटल बी का, उसमें हमने मेटल ए डालते हैं, अगर ये रिएक्टिव होगा तब तो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी अलग हो जाएगा, मेटल बी अलग हो जाएगा। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मान लो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये एक कॉपर मेटल है, इसका सॉल्यूशन है, इसमें अगर हम लोगों ने जिंक ऐड कर दिया, ये एक मेटल है दूसरा, जिंक ऐड कर दिया, तो जिंक जो है ना कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये कॉपर को हटा के जेड सल्फेट बन जाएगा और ये कॉपर अलग हो जाएगा। यही चीज़ को हम लोग ये लिटरेचर में लिखा है, सोल्यूशन ऑफ बी मेटल ए जब डालेंगे रिएक्ट करेगा तब तो सोल्यूशन ऑफ ए बन जाएगा, बी बन जाएगा, मेटल बी अलग हो जाएगा, और नहीं तो रिएक्शन नहीं करेगा तो एज इट इज रह जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मेटल विद सोल्यूशन ऑफ अनदर मेटल, दूसरे मेटल का एक सोल्यूशन है, उसमें एक मेटल डालेंगे तो रिएक्शन होगा या नहीं होगा, उससे हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए यानी पहले से बताने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या दे रखा है कि जो एलिमेंट्स हैं, ये मेटल जो है कॉमन मेटल, उनका रिएक्शन कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, उसको ऑर्डर में सजा के दिया गया है, एनसीईआरटी के बुक में दे रखा मेटल नॉन मेटल में। ठीक है, तो हम लोग पहले उस रिएक्टिविटी सीरीज को एक नज़र डाल लेते हैं। इससे पहले भी मैंने किसी चैप्टर में पढ़ाया था, मगर यहाँ पे फिर से एक बार नज़र डाल लेते हैं उसको, रिएक्टिविटी सीरीज को। ठीक, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, सबसे पहले कौन सा एलिमेंट दे रखा है, पोटेशियम, के से दिखाते हैं, दूसरा सोडियम, तीसरा कैल्शियम, चौथा मैग्नीशियम, पांचवा एल्युमिनियम, छठा जिंक, सातवां आयरन, आठवां लेड। ठीक है, ये 8 दे रखा है। इसके नीचे जस्ट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, H हाइड्रोजन, इसके नीचे अभी दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसके नीचे का लिख देता हूँ। क्या दे रखा है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, AUs दिखाते हैं इसका। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, जो मोर रिएक्टिव है वो ऊपर है और जो लेस रिएक्टिव है वो नीचे है। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है ये बताना है। A, Mg, जिंक,
Mg is greater than zinc is greater than aluminum is greater than lead. B, magnesium is greater than lead is greater than zinc is greater than aluminum. ठीक है. C, magnesium greater than aluminum is greater than zinc is greater than lead. And D, magnesium is greater than copper is greater than silver is greater than कैल्शियम. इनमें से कौन सा ऑर्डर है रिएक्टिविटी के हिसाब से? सबसे ज्यादा मैग्नीशियम, देख लो ऑर्डर के हिसाब से मैग्नीशियम यहाँ है. इसके बाद क्या दे रखा है? ये एल्युमिनियम है, जिंक है, लेड है, ये इसके बाद यहाँ से दे रखा है. तो मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम ठीक आ रहा है, जिंक इसके नीचे, जिंक यहाँ पे एल्युमिनियम के नीचे जिंक आ रहा है, ठीक है. ये लेड इसके नीचे आ रहा है, ठीक है. बाकी इसमें ये वाला आंसर है. बाकी इसको देख लो क्या दे रखा है. मैग्नीशियम है यहाँ पे, जिंक कहाँ चला गया? जिंक यहाँ पे है तीसरे नंबर. फिर एल्युमिनियम आया, तो एल्युमिनियम तो पहले होना चाहिए था मगर वो बाद में दे रखा, तो पहला गलत है. मैग्नीशियम है, बी में दे रहा हूँ. लेड यहाँ से उठा दिया, फिर जिंक दे दिया, तो ये उल्टा है. तो इसी ऑर्डर पे कई दफा सवाल आ चुके हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. चार अलग अलग एलिमेंट इस तरह से अरेंजमेंट कर दिया और इसी को सिर्फ याद करना है. इसी पे कितनी बात समझ में आई? आगे चले, अगला देखो, इनमें से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है. ये बहुत ही अच्छा टेबल है, बहुत सारे चीज़ों को आपको समझने में हेल्प करेगा. इनमें से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, ये मिटा दूं मैं. अभी हमने बताया था कि मेटल जो रिएक्ट करता है एसिड से, अभी बताया था ना, ये मेटल जो है रिएक्ट करता है एसिड से, तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है. नहीं, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये अभी बताया था अभी 3 नंबर पे, ठीक है ना. अब क्या बताया, ये हमारा एक ऑर्डर है, ये चॉइस बताना इनमें से कौन सा सही है. H2SO4 react with zinc and give a zinc sulfate plus H2 गैस. ये दे रखा है, इसी तरह दे रखा है H2SO4 जो है ना नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है. H2SO4 react with magnesium और gives magnesium sulfate plus hydrogen gas. C दे रखा है ये हमारा, ये HCl react with आयरन, या आयरन ले लेते Fa and gives FaCl2 plus हाइड्रोजन गैस. एंड D दे रखा है HCl react with copper give कॉपर क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस. अब इसमें से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, नॉट करेक्ट, ठीक है. मोहित, कौन सा रिएक्शन नहीं होगा? और साथ ही ये बताना है क्यों नहीं होगा. ऐसे ना बता. हाँ, सी रिएक्शन नहीं होगा. डी क्यों नहीं होगा? ये यहाँ पे जो बताया है डी जो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, नहीं होगा डी रिएक्शन. सार्थक, आंसर विच इज नॉट रिएक्टिव, विच इज नॉट करेक्ट. ये लिख देता हूं, विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट रिएक्शन, करेक्ट रिएक्शन. देखो HCl को कॉपर से रिएक्ट कराएंगे, तो HCl का कॉपर यानी हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आता है, तो कॉपर जो है ना हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो कॉपर रिएक्ट कर ही नहीं सकता HCl से, ठीक है. HCl से कॉपर रिएक्ट करेगा नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं.
तो रिएक्शन नहीं होना है यहाँ पे, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे देखो HCl एंड आयरन, तो आयरन ऊपर है, ये ऊपर आयरन है हाइड्रोजन से, ये रिएक्शन पॉसिबल है। मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर है, रिएक्शन पॉसिबल है। जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, रिएक्शन पॉसिबल है, प्रोडक्ट बनेगा। तो ये इस तरह के सवाल जो है देखने में मुश्किल भी लगते हैं, कैसे होगा, क्या रिएक्शन होगा, मगर कुछ नहीं है, वो इसी रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस करता हुआ है। तो इस ऑर्डर को याद करके इस तरह के सवाल का, एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी करेक्ट कौन सा होगा, और दूसरा ये जो रिएक्शन हो रहा है कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है या कौन सा रिएक्शन नॉट पॉसिबल है, वो इसी ऑर्डर से बन के आते हैं। और कॉमन सवाल है, अक्सर आते रहते हैं। कितनी बात समझ में आए? तो इसे ध्यान करना है रिएक्टिविटी सीरीज के लिए। आगे चले पीछे चले, रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आ गया। अगला दे रखा है हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट टू ईच अदर। अगला टॉपिक जैसे अभी बताया था ना कि मेटल जो रिएक्ट करता है एसिड से तो क्या बनता, मेटल जो है सोल्यूशन ऑफ मेटल, दूसरे मेटल का सोल्यूशन से रिएक्ट करेगा। अब हम लोग जा रहे हैं देखने मेटल और नॉन मेटल अगर रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये करने जा रहे हैं। ये टॉपिक, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत अच्छे से समझ लो। मैं तो 2 सवाल बना के दिखा दिया, इसी को भी अगर समझ लोगे तब भी बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें इससे समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने 2 खाली कंसेप्ट को समझाने बताने के लिए किया है, मिटा देते इसे। आगे चले इसमें, यहाँ पे जो मेटल थे कितने, 13 मेटल दे रखे हैं यहाँ पे, 13। ठीक है ना, क्या दे रखा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम 4 हो गए, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड 8 हो गए, हाइड्रोजन 9 हो गया। उसके नीचे दे रखा है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड सबसे नीचे है, क्यों? क्योंकि सबसे लिस्ट रिएक्टिव है, वो रिएक्शन करता ही नहीं। गोल्ड है एंड प्लैटिनम नीचे है सबसे बॉटम में, इसलिए कि वो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला दे रखा 5वां नंबर, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल से नॉन मेटल का रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। मेटल तो जानते ही, नॉन मेटल भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखेंगे। और हमने बताया था कि जिस एटम के आउटर शेल पे 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल होते हैं, जिनके आउटर शेल पे 5, 6, 7 होंगे वो नॉन मेटल होगा, और जिसके आउटर शेल पे 4 होंगे वो मेटालोइड होंगे। ये बताया था ना हमने। ठीक है, तो हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लेंगे तो मेटल्स के आउटर शेल पे इलेक्ट्रॉन जो होगा, आउटर शेल पे 1, 2, 3 होगा। नॉन मेटल पे आउटर शेल पे इलेक्ट्रॉन होता 5, 6, 7। ठीक है, मेटल के नॉन मेटल के, ये जितना इसका आउटर शेल पे इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी वैलेंसी भी होती है। इसमें जितना आउटर शेल पे इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू वैलेंसी, मेटल के लिए दे रखा है। मेटल के लिए जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही वैलेंसी है। नॉन मेटल में दे रखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो जो भी है दिया रहेगा, लेकिन वैलेंसी होती है इसकी, वैलेंसी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम VE से दिखाते हैं, 8 माइनस वैलेंसी हो जाती है। ठीक है, मेटल जब भी कभी रिएक्ट करेगा नॉन मेटल से, रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन देता है, क्या करता है ये, इलेक्ट्रॉन देता है, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिकम्स कटाइन, ठीक है ना, एंड बिकम्स कटाइन,
ये जो मेटल है वो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को देता है और कटाइंस बन जाता है। नॉन मेटल क्या है ये? ठीक है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड becomes अनायन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और अनाइंस बनाते हैं। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, ये कुछ बेसिक बातें हैं। अब इसके बाद हम लोग इसको करके दिखाते हैं एक कंपाउंड को। जब भी कभी मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो जो कंपाउंड बनता है वो आयनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। इससे पहले मैं मिटाता हूं, यहां पे मिटा दूं इसे। अगर मेटल को रिएक्ट कराएंगे नॉन मेटल के साथ तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा आयनिक कंपाउंड बनेगा, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बनते हैं। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। इस पे एक एटम का लेते हैं और इसके एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। जैसे बोला क्या, सोडियम लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 28281 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, कॉन्फ़िगरेशन लेंगे 287, ठीक है। आगे चले, सोडियम के आउटर शेल पे एक इलेक्ट्रॉन है तो ये मेटल है या नॉन मेटल है? मेटल हो गया। और ये क्लोरीन के आउटर शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन है, मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल हो गया क्योंकि 7 है ना ये। नहीं समझ में आ रहा है सच। आगे चलते हम लोग, ठीक है। एक एलिमेंट है उसका एक्स है, एक एलिमेंट है ये एक्स है, इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है हमारा 21, ठीक है। अब ये बताना है इसका मेटल है या नॉन मेटल है? ये मेटल है या नॉन मेटल है, ये बताना है। कैसे पता चला मेटल है ये? 21 है भाई। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसका 21 का तो 2883 आएगा। 1 2 3 हो तो मेटल हो गया ये। समझ में आया कुछ? अंदाज भाई समझ में आ रहा है कुछ? आगे चले हम लोग, कितनी बात समझ में आई? तो किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर दिया होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर हम बता सकते हैं या मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक। जब मेटल नॉन मेटल इस तरह से हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, इसको रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्शन में क्या होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अभी लिखा था ना हमने। तो ये जो है ना सोडियम जो है ना अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा, इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ये, ठीक है। और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज को कटाइंस बोलते हैं। तो मेटल जो ना कटाइंस बनाता है, नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज को अनाइंस बोलते हैं, नॉन मेटल अनाइंस बनाता है। ये अपोजिट चार्ज है, सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, जानते तो होंगे अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो अब ये अपोजिट चार्ज है, ये एक दूसरे को खींचने लगेंगे तो इनके बीच में खिंचाव की वजह से एक बॉन्ड बनेगा,
और इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये अट्रैक्शन की वजह से एक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी चार्ज की वजह से जो फोर्स बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड बोला है ना, आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। तो ये जो सोडियम क्लोराइड होगा ये एक हमारा आयनिक कंपाउंड होगा। ठीक, तो जब भी कभी मेटल नॉन मेटल को कंबाइन रिएक्ट कराएंगे तो हमेशा ही एक कंपाउंड बनता है, वो आयनिक कंपाउंड होता है हमेशा। ठीक है, ये और बात है कि आयनिक कैरेक्टर किसी में ज़्यादा होता है और किसी में कम होता है, पर होता है आयनिक कैरेक्टर। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले, ये तो मैंने एग्जाम्पल इस तरह से एक दिखाया, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स है। जैसे मान लो हम लोग कॉपर का रिएक्ट कराते हैं या कैल्शियम का रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो कैल्शियम का तो एटॉमिक नंबर पता ही होगा, कितना है 20, कॉन्फ़िगरेशन 2882। मेटल नॉन मेटल, मेटल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 826। मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल 6 है। तो जाहिर है ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इसका वैलेंसी कितना है 2, इसमें भी होगा क्योंकि 8 में से 6 माइनस कर तो 2 आ जाएगा, 2 ये ले लेगा। और इस तरह से कॉपर की वैलेंसी है 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2। ये ऐसे ऐसे जाएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 1 हो जाएगा, और ये कॉपर ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, इस तरह से ये कंपाउंड बना लेगा ये। ठीक है, ये जो आयनिक कंपाउंड बनता है, तो ये जो लेफ्ट में एलिमेंट होता है वो तो मेटल होता है, और जो राइट में होता है वो नॉन मेटल होता है। ये भी एक पहचान का तरीका, कोई भी कंपाउंड लिखा हो, कोई भी अगर 2 एटम का मिलके बना हुआ तो जो लेफ्ट में होगा वो मेटल होगा, और जो राइट में होगा वो नॉन मेटल होगा। कितनी बात सुन में आए, आगे चले पीछे चले। यहाँ पे कितनी बातें बता दी, मेटल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, दोनों के रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बनता है आयनिक कंपाउंड होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने इसमें अभी पढ़ रहे थे। मेटलॉइड भी बताएंगे, अभी आगे चल रहे हैं, अभी पहले इसको आगे बढ़ते हैं। कितनी बात समझ में, आगे क्या बताया कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं इनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड।